क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, डी निश्चित नहीं हो सका है। आपका टाइम है 5 सेकेंड्स। गिव द आंसर प्लीज। आंसर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। व्याख्या के तौर पर रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रौद्योगिक तथा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य मध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। ध्यान से उत्तर दीजिए प्लीज। आंसर है डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया व क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता व वर्ण एक रूप भी है। मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे व चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रावधान सैंधव आभूषणों श्रृंगार प्रावधानों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। टाइम स्टार्ट। आंसर है डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर ताइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर तक फैला था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है ए सुरकोटड़ा, 2 वनावली, सी मांडा, डी राखीगढ़ी। आंसर है ए सुरकोटड़ा में। और इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये थे कि आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य भी मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में और डी उत्तर प्रदेश में।
आंसर है ए राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंदन घोष ने इसकी खोज की। B.K. थापर व V.V. लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन कार्य किया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? ऑप्शन है ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। आंसर है ए सेल खड़ी। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग और डी लौह युग। आंसर है ए कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी कृषि और चौथा डी शिकार करना। आंसर है डी कृषि। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा काल में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में ही होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती प्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई और कपास को यूनानी लोग हिंडन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। आंसर प्लीज। आंसर है बी शहरी। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज का होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। आंसर प्लीज। आंसर है ईंट से। सिंधु घाटी में घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ, आग में पकाया हुआ प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार से किया करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का, सी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का या डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर प्लीज। आंसर है डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। व्याख्या है इसकी। पूना पैक्ट तथा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ।
समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आंसर प्लीज। आंसर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तृत परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें स्थायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान किया, तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ए 1773 ईस्वी में, बी 1731 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में या डी 1793 ईस्वी में। आंसर है ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पीट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। आंसर प्लीज। आंसर है सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पीट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ए 1885 में, बी 1875 में, सी 1876 में, डी 1858 में। आंसर है सी 1876 में। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई। 1877 में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। उनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ तथा मृत्यु 22 जनवरी 1901 को हुई। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा या डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आंसर है बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। रानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उसके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई। इसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। मार्ले-मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। आंसर प्लीज। आंसर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली।
मार्लियामिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना व सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। मार्लियामिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में या डी 1920 में? आंसर है बी 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्लियामिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर है बी मार्लियामिंटो सुधार 1909। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लियामिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। आंसर प्लीज। आंसर है बी जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा 9 खंड हैं। इसमें भारतवर्षीय मृत्युलोक है, बाकी शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिग लवण सागर है। जम्मू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के कारण पड़ा है। सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी या डी अरबी भाषा। आंसर है बी ग्रीक। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के नाम अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र को लोग वहाँ पोलीबोथरा कहते हैं, मथुरा को मेटोरा और बलक को बैक्टीरिया। इस बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हायडप्स। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ए 6 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। आंसर प्लीज। आंसर है सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय आधारित है। ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर और डी 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। आंसर प्लीज। आंसर है सी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 पूर्व है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है, तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है जो स्थित है
ऑप्शन है ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। आंसर है सी इलाहाबाद के समीप। भारत के पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। आंसर प्लीज। आंसर है बी 5 घंटे 20 मिनट। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होते हैं उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? ऑप्शन नंबर ए 776 किलोमीटर, बी 867 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर या डी 916 किलोमीटर। आंसर प्लीज। आंसर है सी 876 किलोमीटर। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसका पूर्व नाम है ला ही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर या डी 15200 किलोमीटर। आंसर प्लीज। आंसर है 15200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 या 15200 या 15280 किलोमीटर है, जो कि भारत की 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों से लगती भी है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर या डी 8000 किलोमीटर। आंसर प्लीज। आंसर है सी 7516.5 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर तथा द्वीप जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भी शामिल किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर या डी 3412 किलोमीटर। आंसर प्लीज। आंसर है बी 3214 किलोमीटर। 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से रिलेटेड ऐसे ही कुछ चंद सवालों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।